हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम स्टूडेंट्स एट मोशन ऑनलाइन, और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने देखा धातु के निष्कर्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम और उनके सिद्धांत। 4 लेक्चर्स हम इस चैप्टर पे कर चुके हैं, और 4 लेक्चर्स तक हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अनुप्रयोग सीखा था आयरन का, कॉपर का और जिंक का, कि आपने देखा कि हम कैसे आयरन, कॉपर और जिंक की स्मेल्टिंग करके उसको अयस्क में से कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा अयस्क से कौन सी धातु जो है वो अपचयित होगी, ये बताएगा आपको एलिंगम डायग्राम, और हमने अयस्कों का सांद्रण भी लेक्चर नंबर 3 में सीखा था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत और उसका ऑक्सीकरण और अपचयन। मतलब जो भी आपका धातु कर्म है, मेटलर्जी है, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों चीजें उस पर कैसे अप्लाई होती है। और आज के टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी जानेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब होता है आपका अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहला है हमारा धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे धातुओं पे जो ऊष्मागतिकी है उसका सिद्धांत अप्लाई होता है, कैसे थर्मोडायनेमिक का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो बच्चों, अभी तक हम ये देख चुके हैं कि ऊष्मागतिकी का सिद्धांत उत्तापत धातु कर्मिकी में प्रयुक्त होता है। मतलब जो थर्मोडायनेमिक का प्रिंसिपल है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल मतलब हुआ आपका ऊष्मागतिकी सिद्धांत। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? मेटलर्जी पे पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब धातु आयन के विलयन में अथवा गलित अवस्था में अपचयन में समान सिद्धांत प्रभावी होते हैं। अगर आपको किसी मेटल आयन का विलयन करना है या आपको उसकी गलित अवस्था देखनी है, तो वहां पर भी ये प्रिंसिपल आपका बखूबी अप्लाई होगा। धातु की गलित लवण का अपचयन विद्युत अपघटन द्वारा अथवा कोई अपचायक धातु मिलाकर किया जाता है। अब धातु के गलित लवण का क्या मतलब है? धातु के गलित लवण का मतलब है कि आपके पास कोई भी मेटालिक सॉल्ट है, ठीक है, वो किस स्टेट में है? वो मोल्टन स्टेट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अपचयन मतलब आपको इसका रिडक्शन करना है। तो वो रिडक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। या तो इलेक्ट्रोलाइसिस करो या इसमें क्या करो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला दो। क्या समझे हम इस बात से? दोबारा समझिए। कोई भी मेटल का सॉल्ट आपके पास में है, कोई भी धातु का लवण है, और वो अपनी गलित अवस्था में है, मोल्टन स्टेट में है, और उससे अगर आपको धातु को प्राप्त करना है तो उसका क्या करो, उसका विद्युतीय अपघटन करो, या फिर उसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालो, किसी अपचयक को डालो, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको मेटल देगा। तो आज के लेक्चर में हमको मेटलर्जी का इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस ही पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से वो केमिकली हमको मेटल देता है। ठीक है, तो देखिएगा, धातु लवण की पिघली हुई अवस्था में अपचयन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। जैसा मैं बोल रही हूँ कि अगर उसकी अवस्था मोल्टन स्टेट होगी तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उस मेटल को ऑब्टेन कर लेंगे। ये विधियां विद्युत रसायन सिद्धांत पर आधारित है, जिन्हें निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -NF E0। ठीक है,
इसको हम, इस विद्युत रसायन को हम थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है -NF_E0। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हो। अगर मैं इस गिब्स एनर्जी की बात करूं तो यहां पर डेल्टा G0 -NF_E0 में n क्या है? ये जो n है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। E0 क्या है? उस निकाय के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब हुआ ये E0 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब आपको पता है ये जो E0 की वैल्यू होती है, ये जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके लिए ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि उनका अपचयन करना कठिन हो जाता है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी को थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल से रिलेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है -NF_E0 सेल। n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, f होता है आपका फैराडे का कांस्टेंट, और E0 सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस निकाय का जो उसमें आपने रेडॉक्स रिएक्शन करके उसको निकाला है। अब मैं क्या बोल रही हूं कि मेटल जितना ज्यादा क्रियाशील होगा ना, क्या बोल रहे हैं हम? मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका E0 भी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मुश्किल क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा उसका अपचयन करना, उसको रिड्यूस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, E0 मानों के अंतर में ऋणात्मक डेल्टा G0 के संगत हो तो कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर तथा अधिक क्रियाशील धातु विलयन के अंदर चली जाती है। अगर दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है तो जो धातु क्रियाशील है ना वो विलयन में घुल जाती है, और जो क्रियाशील नहीं होती है वो क्या होती है, उस विलयन से अलग हो जाती है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर कॉपर में आयरन को मिक्स किया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हमने गिब्स एनर्जी की वैल्यू दी है। यहाँ पर कॉपर के आयंस में हमने आयरन को मिक्स किया, तो ये क्या हुआ, ये रिएक्शन होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हुई समझो। यहां देखना, कॉपर +2 से कॉपर बना, क्या बना? कॉपर +2 से कॉपर। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है ना वो +2 से 0 हो गई, और Fe में 0 से +2 हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हुए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हुए। तो अगर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो उस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखना, सामान्य विद्युत अपघटन में Mn+ आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड पर विसर्जित होता है और वहां जाकर निक्षेपित हो जाता है। उत्पादित धातु की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखी जाती है, उपयुक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी गलत पदार्थ का अधिक सुचालक बनने के लिए गालक मिला दिया जाता है। तो देखो ये प्रोसेस आपकी कैसे काम करेगी। इस धातु क्रम में शुद्ध Al2O3 Na3Al_F6 या CaF2 को मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है और उसकी चालकता उसमें आ जाती है। होता क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड में आप सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड मिलाते हो। ये करने से क्या होता है, इसका गलनांक जो होता है ना वो कम हो जाता है, और गलनांक कम हो गया तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। गलित अधात्री का विद्युत अपघटन किया जा सकता है। यहां पर जो रेसिड्यू बनते हैं ना उस रेसिड्यू की मैट्रिक्स को अधात्री कहा जाता है। टर्म ध्यान रखना, कभी कभी हमसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। कार्बन की परत युक्त स्टील का पार्ट कैथोड का कार्य करता है तथा ग्रेफाइट का
एनोड में प्रयोग लेते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करते हो मेटलर्जी का, तो दो चीजें बनानी है, एक कैथोड आपको बनाना है, एक एनोड बनाना है। कैथोड को हम हमेशा किसका बनाते हैं? कार्बन का। और एनोड को हम हमेशा किसका बनाते हैं? ग्रेफाइट का। तो कैथोड हो गई आपकी कार्बन की, एनोड किसकी हो गई? एनोड बना दी मैंने ग्रेफाइट की। आगे संपूर्ण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जो कि आपकी एक नई इक्वेशन बनी। देखिएगा, हमने Al2O3 में कार्बन को डाला, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में ये कार्बन क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसका अपचयन करेगा, तो आपको एल्यूमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। विद्युत अपघटन की यह विधि होर-हेरोल्ड प्रक्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कार्बन को मिलाया, कैथोड कार्बन की बनाई, एनोड हमने ग्रेफाइट की बनाई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होल-हेरोल्ड प्रोसेस। गलित द्रव्य का विद्युत अपघटन या एक विद्युत अपघटनी सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके बनता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एनोड के कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। इस प्रकार एल्यूमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए कार्बन एनोड का लगभग 0.5 किलोग्राम कार्बन क्या होता है? जल जाता है। इस प्रोसेस को करने में अगर आपने 1 किलो एल्यूमिनियम लिया है तो 0.5 किलोग्राम कार्बन आपका क्या होता है? वहां पर जल जाता है। विद्युत अपघटनी अभिक्रियाएं इसकी इस प्रकार हम लिखेंगे, देखिए कैसे होता है। कैथोड पर Al3 ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और एल्यूमिनियम बना दिया। एनोड पर पहले कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये हुई रिएक्शन, ये एनोड पे, यहां हुआ इसका इलेक्ट्रॉन लिया मतलब ऑक्सीडेशन, और यहां हो गया इसका रिडक्शन। अब बच्चों, ये एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए हमने ये विद्युत अपघटनी क्या बनाया? सेल बनाया। इस सेल में आपने क्या किया? पहले हम देखते हैं कैथोड और एनोड की बात करते हैं। इस पूरे चैम्बर में ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी एनोड है। एनोड को किससे बनाना है? एनोड को हमको ग्रेफाइट से बनाना है। ठीक है, ये रहा आपका कॉपर का क्लैंप, ये रही आपकी ग्रेफाइट की एनोड। ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम को निकलने के लिए हमने एग्जिट छोड़ा है। कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र ही कैथोड का काम करेगा। ये पूरा कंटेनर है, ये कैथोड का काम करेगा। और कैथोड किसको बनाना है? कार्बन को। जैसे ही आपने यहां पर एल्यूमिनियम को डाला, ठीक है, मैंने बोला कि जो आपको गलत एल्यूमिनियम लेना है, एल्यूमिनियम आपको Al2O3 की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो मुझे इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? Na3Al(F6), सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। मैंने यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड इस गलत Al2O3 में मिला लिया। अब मिलाने के बाद आप क्या देखोगे? जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा, तो Al+3 और +3 इलेक्ट्रॉन आपको क्या दे देंगे? एल्यूमिनियम। और जो एल्यूमिनियम मिलेगा ना, उसका एग्जिट यहां से होता जाएगा। अब एनोड की रिएक्शन देखना। एनोड किसकी बनी हुई है? ये एनोड्स किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। ये सारी स्ट्रिप्स,
इस पे जब ऑक्सीजन आएगा तो पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, जब और कार्बन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन पे एनोड ऐड होता जाएगा एनोड पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर और ऑक्सीजन के एडिशन से अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये बता रहा है कि जब अगर आपने 1 किलो एल्यूमिनियम लिया है ना, तो आप देखोगे हर बार रिएक्शन में 0.5% कार्बन क्या होता है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में जलता जाता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस थी एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए। क्लियर? चलिए अब निम्न कोटि अपकृष्ट अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातुकर्म करते हैं। इसे अम्ल या जीवाणु के प्रयोग में निक्षालित करते हैं। कॉपर +2 आयन युक्त विलयन की रद्दी लोहे या H2 से प्रक्रिया करवा के आपको जो समीकरण मिलेंगे, ये 3 समीकरण आपको मिले हैं, इक्वेशन 1, 2, 3। कॉपर लिया आपने, ठीक है, कॉपर को क्या करना है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना है, तो ये कॉपर और आपको हाइड्रोजन गैस देगा। अपचयन के अतिरिक्त कुछ निष्कर्षण विशेषत अधातुओं के लिए ऑक्सीकरण पर आधारित होते हैं। ऑक्सीकरण पर आधारित एक अत्यंत सामान्य उदाहरण है लवण जल में क्लोरीन का निष्कर्षण। क्लोरीन समुद्र जल में लवण के रूप में बहुतायत में उपलब्ध होता है। दूसरी रिएक्शन में आपने देखा कि जब हम समुद्र से नमक को ऑब्टेन करते हैं तो क्लोरीन उसमें होता है, तो क्लोरीन के आयंस 2Cl नेगेटिव, H2O, लवण जल, तो आपको क्या देगा, 2OH नेगेटिव, H2 और Cl2। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 का मान +422 किलोजूल होता है। तो मैं क्या बोलूंगी, डेल्टा G0 का मान यहाँ पर क्या है, 422 किलोजूल। जब इसको NfE0 का प्रयोग करके E0 में आप परिवर्तित करते हैं तो E0 कितना मिलता है आपको, 2.2 वोल्ट। E0 यहाँ से निकालते हो तो 2.2 वोल्ट इसकी रिएक्शन की आपकी वैल्यू आती है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए 2.2 बहुत ही अधिक है, तो यहाँ पर आपको वाहक बल की आवश्यकता होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए विभव की आवश्यकता होती है, जैसा आप एकक 3 में आप पहले पढ़ चुके हैं। Cl2 विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है जिसमें H2 तथा जलीय NaOH आपके क्या होते हैं, सह उत्पाद होते हैं। गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, परंतु इस स्थिति में Na धातु प्राप्त होती है और NaOH आपका नहीं बनता है। तो NaCl का भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन आप यहाँ पर करवाते हो। जैसा कि पहले अध्ययन कर चुके हैं कि सोने और चांदी के निष्कर्षण में धातुओं का निक्षालन Cn के साथ किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। Ag आपको Ag+ देगा, Au आपको Au+ देगा। धातु को बाद में विस्थापन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर चाहिए तो कौन सी विधि करनी पड़ेगी, निक्षालन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, निक्षालन विधि करनी पड़ेगी हमको। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइनाइड से ही आप गोल्ड और सिल्वर को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखो गोल्ड और सिल्वर के लिए रिएक्शंस कैसे होंगी। इस अभिक्रिया में जिंक अपचायक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो देखो ये है गोल्ड की रिएक्शन, इसमें आपने साइनाइड डाला, वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो ये दिया AuCN2 प्लस आपका 4OH नेगेटिव। इसमें आप जैसे ही जिंक डालोगे आपको गोल्ड मिल जाएगा, और जिंक ने यहाँ पे क्या काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, अपचायक का काम किया। क्लियर है? तो क्या बनेगा यहाँ पर, गोल्ड और ZnCN4 2 नेगेटिव। तो करना क्या है, हमने गोल्ड लिया, गोल्ड के निक्षालन के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, इसमें गोल्ड का अगर आप निक्षालन करते हो तो उसमें डालना पड़ेगा Cn नेगेटिव आयन। Cn नेगेटिव आयन डालने के बाद ये बना 4AuCN2 और आपको 4OH मिल गया। लेकिन आपको गोल्ड चाहिए तो AuCN को जिंक के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिंक इसको रिड्यूस करेगा और आपको गोल्ड एज अ मेटल यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो अभिक्रियाएं हैं वो होती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हम एल्यूमिनियम का करेंगे, देखेंगे हम कैसे कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया हुई। अब हम करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो इस कैटेगरी में हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक के।
एक स्थान पर निम्न कोटि के कॉपर अयस्कों के साथ जिंक तथा आयरन की रद्दी धातु भी उपलब्ध है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक स्थान पर निम्न कोटि के कॉपर अयस्कों के साथ, एक जगह है जहां पर आपके पास में कॉपर के और है, उसके साथ कौन कौन अवेलेबल है? जिंक भी अवेलेबल है, आयरन भी अवेलेबल है। निक्षालित कॉपर अयस्क के अपचयन के लिए दोनों में से कौन सी रद्दी धातु अधिक अनुकूल है तथा क्यों? इस कॉपर के ओर में से कॉपर को अलग करना है, तो कौन सी धातु आपसे पूछा है यहां पर ज्यादा अच्छी होगी? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल की रिएक्टिविटी सीरीज, आप मेटल्स की बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, क्लास 10th में भी आपने देखी है। तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमेशा जिंक आयरन से ऊपर है। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? जिंक हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? विद्युत रासायनिक सारणी के हिसाब से, विद्युत रासायनिक सारणी के हिसाब से जो हमारा जिंक है वह आयरन से, लोहे से ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज में भाई हमारा जो जिंक है वो हमेशा आयरन से ऊपर ही होता है। और बच्चों आप जानते हो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऊपर है, तो जो मेटल ऊपर होता है वो क्या है? वो अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, विद्युत रासायनिक सारणी की बात करूं, तो उसमें जिंक जो है वो आयरन से ऊपर है, तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मुझे इसका अपचयन करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं रद्दी जिंक का प्रयोग करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि ये एक अच्छा अपचयक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन बच्चों आपको पता है जो जिंक होता है वो आयरन से ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, ज्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पर हम जिंक को प्रयोग नहीं करेंगे, हम रद्दी लोहे को प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे जो अभिक्रिया होगी वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो तीसरा पॉइंट, इस क्रम में हम क्या देखेंगे कि जिंक आयरन की तुलना में, लोहे की तुलना में अधिक महंगा है। तो महंगा है तो हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अयस्क के, कॉपर के अयस्क के लिए जो अपचयन हमको करना है, तो कौन सी रद्दी धातु लें? कौन सी रद्दी धातु लें? रद्दी जिंक लें या रद्दी आयरन लें? तो हम रद्दी लोहा लेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर रद्दी लोहा उपयोग में लेना अधिक लाभकारी है। इतना समझ गए कि रद्दी लोहे को लेना अधिक लाभकारी है। क्यों अधिक लाभकारी है? क्योंकि जब हम रद्दी लोहा लेंगे, एक तो वो जिंक से सस्ता है और ये भी एक अच्छा अपचयक है अगर आपको कॉपर में से कॉपर को रिड्यूस करके ऑब्टेन करना है। क्लियर? तो ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल था जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो अगला प्रश्न है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। उस विधि का नाम लिखिए जिसमें क्लोरीन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। हमें उस प्रोसेस का नाम लिखना है यहाँ पर जिसमें क्लोरीन आपको सह उत्पाद, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट आपको वहां पर ऑब्टेन होती है। तो बच्चों समझिएगा, हम क्या लिखेंगे?
क्लोरीन हमें सह उत्पाद के रूप में किस प्रोसेस में मिलती है, ध्यान से समझना। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन्स प्रोसेस। डाउन प्रोसेस या डाउन प्रक्रम में मिलती है। तो क्या आंसर हुआ इस क्वेश्चन का? आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट आपको कौन सी रिएक्शन में मिलती है, तो हम बोलेंगे अगर क्लोरीन हमको एज अ बाय प्रोडक्ट चाहिए तो हमको किस में मिलेगी, वो हमको डाउन्स प्रोसेस में मिलेगी। तो डाउन्स प्रोसेस में आपको क्या मिली, क्लोरीन मिली। अब क्या होगा अगर NaCl का जलीय विलयन को विद्युत अपघटन किया जाए। NaCl का आपके पास में एक्वस सॉल्यूशन है, ये बोल रहा है कि उसका विद्युत अपघटन करो, तो क्या होगा, तो समझना क्या होगा। देखो, जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप डिकम्पोज करते हो ना, तो आपको हमेशा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है, यही होता है। अब आपको वाटर का जलीय अपघटन करना है, NaCl वाले वाटर का, ठीक है। तो जब NaCl वाले वाटर का हम जलीय अपघटन करेंगे तो Na पॉजिटिव भी मिलेगा, Cl नेगेटिव भी मिलेगा, OH माइनस आयंस भी आपको मिलेंगे ना। तो देखना, यहां पर दो अभिक्रिया होगी, एक कैथोड पे और एक एनोड पे। कैथोड पे Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स आपको Na दे देगा, और यहाँ पे Cl नेगेटिव कैसे बनेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन यहाँ पर जब आप NaCl का जलीय अपघटन करवाते हो तो आपकी एक रिएक्शन ऑक्सीजन की भी होती है। किसकी होती है, ऑक्सीजन की भी होती है। कैसे होती है देखना, ठीक है। तो तीन अभिक्रियाएं होगी यहाँ पर। अभी पहले आपने क्या किया था, सिर्फ आपने NaCl का डिकम्पोजिशन किया तो आपको कैथोड और एनोड पे ये रिएक्शन मिली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर NaCl का जलीय जो मेरे पास में विलयन है उसका अपघटन करना है। मतलब अब NaCl के साथ वाटर भी मिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और क्लोरीन भी मिलेगी। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन आपकी ये होगी, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू O-2। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप NaCl का विद्युत अपघटन करते हो तो आपको दो गैसेस मिली। कितनी गैसेस प्राप्त होगी, दो गैसेस आपको प्राप्त होगी। कौन सी दो गैसेस, एक तो क्लोरीन और एक ऑक्सीजन। तो क्लोरीन जो है वो आपको एनोड पे मिल जाएगी, ऑक्सीजन आपको कैथोड पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर दो गैसेस की प्राप्ति होगी, एक गैस आपको एनोड पे मिलेगी और एक गैस आपको कैथोड पे मिलेगी जब आप इसका जलीय अपघटन करते हो। और इस प्रोसेस को, जिसमें हमको क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट मिले, इसको हम डाउन्स प्रोसेस कहते हैं। नाम याद रखना, कभी कभी हमसे इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका NCERT का क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, एल्यूमिनियम के विद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है? ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट इसी लेक्चर में एल्यूमिनियम का Al2O3 का मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करके दिखाया। तो मैंने वहां पर आपको बोला कि कार्बन से हम कैथोड बनाएंगे और ग्रेफाइट से हम एनोड बनाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ की क्या भूमिका है, तो समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के विद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट की छड़ की क्या भूमिका है। तो क्या उत्तर होगा, जब हम एल्यूमिनियम का विद्युत धातु कर्म करते हैं तो हम वहां पर क्या क्या प्रयोग में ले रहे हैं। या तो हमने क्रायोलाइट लिया, या आपने देखा हमने फेल्डेस्पर भी लिया, ठीक है, CrO3 NaAlF6। अभी मैंने आपको बताया सोडियम एल्यूमिनेट
फ्लोरेट, CaF6 कैल्शियम का फ्लोरेट, तो ये सब हमने प्रयोग में लिए। तो आपने देखा कि जब हमने एल्यूमिनियम का विद्युत धातुकर्म किया तो हमने कार्बन से क्या बनाया, कार्बन से हमने कैथोड बनाया और ग्रेफाइट की परत को प्रयोग में लेके क्या बनाया, एनोड बनाया। ग्रेफाइट की परत से हमने एनोड बनाया और कार्बन से हमने क्या बनाया, कार्बन का प्रयोग करके बच्चों हमने कैथोड बनाया। ठीक है, तो देखो जब आप Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन करते हो तो आपकी कैथोड पे क्या होती है अभिक्रिया, Al+3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको एल्यूमिनियम दे देता है। एनोड की मैं अभिक्रिया की बात करूं तो ये कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, फिर दूसरी अभिक्रिया में यही कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बना लेता है। ठीक है, ये अभिक्रिया आपकी एनोड पर होती है। अब ग्रेफाइट को ही यहाँ पे क्यों प्रयोग में लिया गया, पहली बात तो ध्यान रखना कि जो आपका ग्रेफाइट है वह अन्य धातुओं से सस्ता है, पहला पॉइंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि अगर आपने ग्रेफाइट को प्रयोग में यहां पर नहीं लिया तो ये ग्रेफाइट के नीचे जो एनोड का काम कर रही है, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन को संग्रहित करने का काम कर रही है। अगर ये ग्रेफाइट की रोड नहीं होगी तो बार बार ऑक्सीजन आएगा और एल्यूमिनियम आपका Al2O3 बनाता जाएगा। तो ये क्या कर रही है, ये एनोड O2 को इकट्ठा करने का काम कर रही है। अगर ये ग्रेफाइट नहीं होगी तो बार बार हमारा क्या होगा, वापस एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को लेगा और Al2O3 बनता जाएगा। तो इस ग्रेफाइट को लेने का क्या फायदा है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेफाइट जो है एनोड है उस ग्रेफाइट की परत जमी हुई है। ये कार्बन से ऑक्सीजन करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, फिर वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक और बार रिएक्शन करके आपका क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और आप देखते हो कि Al बार बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 नहीं देगा जब आपने यहाँ पर किसकी छड़ प्रयोग में ली है, ग्रेफाइट की छड़ को प्रयोग में लिया है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन से, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस से जो हमने अभी किए। तो हमने यहाँ पर एक NaCl का डिकम्पोजिशन देखा और दूसरा विद्युत अपघटन मैंने आपको Al2O3 का बताया। दोनों ही टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आपकी एक NCERT में यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जो आपकी सहूलियत के लिए है, ताकि आप समझ सको कि कौन सी धातु का निष्कर्षण करने के लिए आपको क्या चाहिए और कौन सी प्रोसेस लगाओगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए ये टेबल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात करती हूँ कि इस चैप्टर में जो हमारी मेन 4 धातुएं हैं, प्रयोग भी हम अगले लेक्चर में उन्हीं का पढ़ेंगे। तो देखो वो धातुएं क्या है, एक है आपकी एल्यूमिनियम, एक है आपकी आयरन, एक है आपका जिंक और लास्ट है आपकी कॉपर। यही सारे आपके इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़े। ठीक है, ये चारों एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर। अब बच्चों ये टेबल क्या इंडिकेट कर रही है, ध्यान से समझना। पहले आपकी एल्यूमिनियम की बात हुई है, ये आप टेबल आपको 3 चीजें बता रही है। पहला कि ये किस रूप में उपस्थित है, इसको कैसे निष्कर्षण करोगे, और तीसरी चीज होती है आपकी टिप्पणी। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के लिए समझना, मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो आप बच्चे अच्छे से जानते हो कि एल्यूमिनियम आपको किस रूप में मिलता है, एल्यूमिना के रूप में मिलता है, बॉक्साइट के रूप में मिलता है, क्रायोलाइट की फॉर्म में मिलता है और NaAlF6 के रूप में मिलता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो 3 चीजें हैं। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O। दूसरा है क्रायोलाइट NaAlF
F6, ठीक है। इस Al2O3 को हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। अब कैसे निष्कर्षण करोगे, अभी सिखाया, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, किसका, गलित Na3AlF6 के विलय में Al2O3 का। Na3AlF6 को मोल्टन स्टेट में लेके Al2O3 का इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करो तो एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा। अब टिप्पणी, निष्कर्षण के लिए विद्युत के अच्छे स्रोत की आवश्यकता होती है। टिप्पणी मतलब ये बताया गया है कि किस चीज के लिए आपको क्या आवश्यक है। अगर आप इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एल्यूमिनियम का करवा रहे हो तो वहां पर आपको क्या चाहिए, अच्छी आपको विद्युत वहां पर स्रोत चाहिए। ओके, तो ये थी एल्यूमिनियम की बात। दूसरा मैं आगे बढ़ती हूं, आयरन, लोहा, दो और होते हैं इसके, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ये भी आपको ध्यान रखना है। वात्या भट्टी में CO के साथ कोक के साथ ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। इसका क्या मतलब है, आप इसको ब्लास्ट फर्नेस में, जो आपकी वात्या भट्टी है उसमें CO के साथ रिडक्शन करके बनाते हो। और टिप्पणी यहाँ पर क्या है कि तापमान कितना रखना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 2170 केल्विन टेम्परेचर चाहिए इस अभिक्रिया को करवाने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉपर। कॉपर का मतलब होता है तांबा, आप सभी जानते हो तांबा। तांबे के लिए आपके पास बहुत सारे ओर्स हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लैंड्स Cu2S, मेलाकाइट CuCO3.CuOH2, क्यूपराइट Cu2O। सल्फाइड का और भी है, कार्बोनेट का भी है और आपका ऑक्साइड का भी है। अब सल्फाइड अयस्क को कैसे अलग करोगे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद क्या कर दो, इसका रिडक्शन। तो सल्फाइड अयस्क का आंशिक क्या करते हैं, भर्जन। भर्जन मतलब रोस्टिंग, और बाद में इसका रिडक्शन। क्लियर। अब इसके लिए क्या आवश्यक है, अपचयन आसानी से होता है। निम्न कोटि के अयस्कों के हाइड्रोधातु कर्म में सल्फ्यूरिक अम्ल निक्षालन का भी प्रयोग होता है, तो इसके निक्षालन के लिए H2SO4 का हम प्रयोग करते हैं। लास्ट मेटल है आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर के बाद, दैट इज जिंक। अब जिंक भी आपको जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिलता है, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलता है। तो देखो, अगर जिंक जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलेगा तो वो क्या होगा, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट, जिंकाइट का मतलब होता है ZnO। मिलेगा कैसे, भर्जन करोगे, भर्जन के बाद कोक द्वारा इसका अपचयन करोगे। अब धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। इसका शोधन जो है वो अभी हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें हम फिल्ट्रेशन की, रिफाइनिंग के मेथड सीखेंगे। तो हम देखेंगे वहां पर क्या हम कैसे जिंक को प्योरीफाई कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन को देखा कि कैसे हम एल्यूमिनियम का, NaCl का, इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में हम इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, विद्युतीय अपघटन करेंगे। उसी के साथ हमने कुछ स्क्रैम में न्यूमेरिकल्स भी किए और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझा। क्लियर है। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम फिर मिलेंगे और वो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जो कंप्लीटली होगा कि थर्ड स्टेप पे कि हमने जो मेटल ऑप्टिंग किया है ना, उसकी हम रिफाइनिंग कैसे करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।